जी FAR2 के अंदर हम लोगों ने कल फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था IAS 10। IAS 10 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था इवेंट्स अकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, आपको मैंने कहा था कि जो आपकी रिपोर्टिंग डेट होती है, अज्यूम कर लेते हैं 30 सितंबर 2022, यहां से लेके कहां तक की डेट लेते थे? When financial statements are authorized for issue। अज्यूम कर लेते हैं 30 अक्टूबर। ठीक है, आपका ने कहा था रिपोर्टिंग डेट से लेकर वो डेट जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज फॉर इशू कर दी जाती हैं, इस दौरान जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको आप क्या नाम देते थे? इवेंट्स अकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। और आपका ने कहा था IAS 10 ने कहा है कि ये जो इवेंट्स हैं ये कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। Those existed at reporting date वो इवेंट जो रिपोर्टिंग डेट पर हो चुके हों बट आपके नोटिस में ये बात बाद में आए, वो क्या कहलाता था? हाँ जी, ये आप लोग के कहलाते थे एडजस्टिंग इवेंट। और एडजस्टिंग इवेंट क्या आपने कहा था, नाम से जाहिर हो रहा है कि इसकी जो एडजस्टमेंट बनती है वो आप कर दें, मतलब इसकी जो भी एंट्री बनती है वो एंट्री पास करें। तो आपको मैंने कहा था कि अगर फर्ज करें 30 सितंबर 2022 के बाद आपको पता चले आपकी इन्वेंट्री बिलो कॉस्ट बिकी है, तो कौन सा इवेंट हो जाएगा? एडजस्टिंग हो जाएगा, खाली अगर इतना ही कहा है। लेकिन अगर मैं एविडेंस दूं कि इस वजह से सस्ती बिकी, जैसा आपका ने कहा था, आपके एग्जामिनर ने पेपर में कहा था कि रिपोर्टिंग डेट के बाद फ्लड आया, फ्लड आने की वजह से इन्वेंट्री डैमेज हो गई, सो बिलो कॉस्ट बेचना पड़ी, तो फिर नॉन एडजस्टिंग हो जाता था। ठीक है, इसी तरह आपका ने कहा था रिपोर्टिंग डेट के बाद अगर आपका कस्टमर इंसॉल्वेंट हो जाए तो वो एडजस्टिंग है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा एविडेंस मिले कि किस वजह से वो इंसॉल्वेंट हुआ और वो इवन रिपोर्टिंग डेट के बाद हुआ हो, तो फिर वो नॉन एडजस्टिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपका ने कहा था ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपको बताया हुआ है, लेकिन उसके लिए में एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा मॉडिफाई करके टेस्ट करता है कि आप अपना नॉलेज प्रॉपरली अप्लाई कर पाते हो या नहीं। अच्छा, उसके बाद आपका ने कहा था स्टैंडर्ड कहते हैं कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो एविडेंस देते हैं कि यार ये तो काम ही बाद में हुआ था। यानी अब देखें 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक बिजनेस बंद तो नहीं रहना ना, तो इस दौरान आपने सेल भी करनी, परचेज भी करनी, एक्सपेंसेस भी पे कर रहे होंगे, आपकी इनकम्स वगैरह भी क्रिएट हो रही होंगी। तो अब उन सब चीजों को हम लोग क्या नाम दे देंगे? ये कौन से इवेंट हैं जो रिपोर्टिंग डेट के बाद हो रहे हैं, तो इनको क्या नाम देते थे? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है, ये सारी कल चीजें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की थी। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट मैंने आपका था नाम से जाहिर हो जाता है, इसकी एडजस्टमेंट, इसकी एंट्री पास नहीं होनी।
लेकिन इसके लिए स्टैंडर्ड ने फर्दर हमें क्या कहा था, हाँ, क्या मटीरियलिटी चेक कर लीजिएगा कि ये जो अमाउंट है कहीं मटीरियल तो नहीं, इसका नॉन डिस्क्लोजर कहीं इन्वेस्टर के डिसीजन को हिट या अफेक्ट तो नहीं करेगा। अगर इतनी हैवी अमाउंट है कि इससे इन्वेस्टर का डिसीजन अफेक्ट हो सकता है, तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज। यानी इसके लिए आपको बस ये चेक करना पड़ेगा कि क्या मटीरियल अमाउंट थी या कि इमटीरियल। अगर मटीरियल है तो इसका डिस्क्लोजर बनेगा, और डिस्क्लोजर में आपको मैंने कहा था नेचर, ठीक है, ऑफ द चेंज भी, ऑफ द इवेंट भी बताइएगा, और इसका पॉसिबल फाइनेंशियल इफेक्ट भी बताइएगा। और अगर इमटीरियल हो तो नो ट्रीटमेंट। ठीक है, कल आप लोगों को मैंने यहां तक कवर कराया था, थोड़ा सा इसका पोर्शन रह गया था जो आपको मैंने कहा था आज से हम कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, अभी मैं इससे हट के थोड़ी बात करने लगा हूं, कुछ आपके अर्ली नॉलेज को रिकॉल हम करने लगे। देखिए, आप लोगों ने अपनी अर्ली स्टडी में एक चीज पढ़ी होती है, गोइंग कंसर्न। ठीक है, आप लोगों ने अर्ली नॉलेज में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, गोइंग कंसर्न। क्या मतलब होता है गोइंग कंसर्न? हाँ, यानी आपका जो बिजनेस है वो फोर्सिनेबल फ्यूचर तक कंटिन्यू रहेगा, ना बंद करने की आपकी इंटेंशन है, ना ऐसे हालात हैं कि आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। और वो फोर्सिनेबल फ्यूचर कितना अर्सा लेते हैं? एटलीस्ट 12 मंथ। ठीक है, कम से कम अगली फाइनेंशियल बनने तक बिजनेस बंद होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह आगे आप लोग जब आर्टिकल करने जाएंगे तो जैसे ही आप नए क्लाइंट पे जाया करेंगे ना, तो आपका मैनेजर वगैरह आपको कहा करेगा कि गोइंग कंसर्न इसका चेक करो। ठीक है, तो वहां पे ये हम क्यों चेक कर रहे होते हैं कि अगर गोइंग कंसर्न का जम्पशन फुलफिल हो रहा हो तो हमारी बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट होती हैं, और अगर ना हो रहा हो तो डिफरेंट होती हैं। तो उसके लिए फिर हमें ना गोइंग कंसर्न को सेस करना पड़ता है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और भी आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी अर्ली स्टडीज में, हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये क्या होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट? ऐसे को लेते हो जो ऐसे कॉस्ट देते हैं, अगर रीवैल्यू ना हुआ तो तब नहीं वो कॉस्ट ना यूज करें। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज अपनी ओरिजिनल कीमत के हिसाब से रिकॉर्ड की जाए। ठीक है, यानी तमाम एसेट लायबिलिटी जो उनकी ओरिजिनल कीमत है उसके हिसाब से रिकॉर्ड की जाए, वो होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। देखिए, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, ये जो बिल्डिंग होती है ये डेप्रिशिएबल एसेट होता है, नॉन डेप्रिशिएबल? ये डेप्रिशिएबल। तो आप लोग क्या करते हैं, फर्ज करें आप लोगों ने 2 करोड़ रुपए का एक घर खरीद लिया। ठीक है, अब आप लोग हर साल इसको डेप्रिशिएट करते जा रहे हो 10 साल के बाद हो सकता है किताबों में इसकी कीमत 1.25 करोड़ या 1 करोड़ रुपया रह गई हो। क्या मार्केट में इसकी ये कीमत होगी? नहीं, मार्केट में इसकी कीमत बढ़ गई होगी, मे बी 4 करोड़ 5 करोड़। तो अब आप जो लोगों को बता रहे हो जी ये 1.25 करोड़ का रह गया है, तो क्या ये सही फिगर आप उनको बता रहे हो? नहीं। तो अब प्रॉब्लम ये आता है कि क्या हिस्टोरिकल पे फिगर फिर लिखनी चाहिए कि उसको रीवैल्यूड अमाउंट या फेयर वैल्यू के हिसाब से लिखना चाहिए? तो वो बहरहाल एक अलग डिबेटेबल चीज है। होता ये है कि जब भी हम कंपनी की फाइनेंशियल बनाते हैं ना, तो हम ये चीज उसकी चेक करते हैं कि गोइंग कंसर्न का जम्पशन फुलफिल हो रहा है या नहीं। अब 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये फुलफिल हो रहा होगा या फिर नॉट फुलफिल्ड। अगर गोइंग कंसर्न का जम्पशन फुलफिल हो जाए
तो क्या मतलब है, आपका बिजनेस अगले 12 महीने में बंद हो जाना है? अगर बंद नहीं होना तो क्या आपने अपने एसेट बेच देने हैं? तो जब मैंने बिल्डिंग नहीं बेचनी तो फिर मैं 1.25 करोड़ कहूं या 5 करोड़ कहूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम लोग फिर यहां पे क्या करते हैं, ऐसी सूरत में अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, हम लोग अकाउंट्स हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से बना देते हैं कि यार लिख दें डेप्रिशिएट करके जो भी फिगर आ रही है, क्योंकि जी ठीक है। तो अगर गोइंग कंसर्न का अजम्पशन फुलफिल हो रहा है तो हम अकाउंट्स बना दिया करते हैं यूजिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट, और अगर अजम्पशन फुलफिल नहीं हो रहा तो अकाउंट्स बना दिए जाते हैं यूजिंग अदर बेसिस, जिसमें आपका ने कहा फेयर वैल्यू या रीवैल्यूड अमाउंट वगैरह आ जाती है। तो ये अभी 2-3 चीजें जो मैंने डिस्कस की हैं, ये सिर्फ थोड़ा सा अर्ली कॉन्सेप्ट रिकॉल कराया है। अब इसको करने का मकसद क्या था, अब आते हैं वापस आईएएस के ऊपर। 30 सितंबर 22 फाइनेंशियल बनानी है, रिपोर्टिंग डेट है। सबसे पहले क्या चीज चेक करेंगे, गोइंग कंसर्न। मैंने आपको कहा यार चेक करो गोइंग कंसर्न का अजम्पशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप लोगों ने कहा हो रहा है। अगर हो रहा है अकाउंट किस पे बनेंगे, हिस्टोरिकल। मैंने अकाउंट हिस्टोरिकल पे बना दिए। ठीक है, ऑडिटर्स ने अपना ऑडिट वगैरह स्टार्ट कर दिया हुआ है। 10 अक्टूबर को एक ऐसा इवेंट अकर हुआ जिसके बाद मेरी कंपनी का गोइंग कंसर्न का अजम्पशन इनएप्रोप्रिएट हो गया। 10 अक्टूबर को एक ऐसा इवेंट हुआ जिसका मेरी कंपनी का गोइंग कंसर्न का अजम्पशन इनएप्रोप्रिएट हो गया है। यूजिंग दीज कॉन्सेप्ट्स एडजस्टिंग इवेंट बनता है, नॉन एडजस्टिंग। हाँ जी, इसके हिसाब से देखा जाए तो नॉन एडजस्टिंग बन रहा है, क्योंकि गोइंग कंसर्न का अजम्पशन कब मसला बन रहा है, आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। 10 अक्टूबर को जो इवेंट हुआ उसकी वजह से। लेकिन स्टैंडर्ड ने कहा इट इज एक्सेप्शन टू द रूल। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। कहता अगर गोइंग कंसर्न का इशू इवन रिपोर्टिंग डेट के बाद क्लियर हो जाए तो भी ये एडजस्टिंग इवेंट होगा। ठीक है, सो अगर कभी अब पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना कि 30 सितंबर को गोइंग कंसर्न का अजम्पशन फुलफिल हो रहा था और 10 अक्टूबर को एक ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से वो इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन हो गया, तो फिर आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करना पड़ेगी, दोबारा से अपडेट करना पड़ेगी। ये एडजस्टिंग इवेंट होगा। अब मैं आपको कहूँगा अपनी फाइनेंशियल हिस्टोरिकल पे ना बनाओ, बल्कि उनको चेंज करके आप लोग कन्वर्ट कर दें उसको अदर बेसिस के ऊपर। तो ये स्टैंडर्ड है ना, आपको इसका एक रूल बताया है कि एक किस्म की एक्सेप्शन है कि अगर गोइंग कंसर्न का मसला बन रहा हो तो फिर बेशक वो रिपोर्टिंग डेट के बाद ही क्यों ना इवेंट हो रहा हो, वो हमेशा एडजस्टिंग इवेंट होता है। उसकी वजह यह है कि जब गोइंग कंसर्न के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया तो अगली फाइनेंशियल बनने से पहले पहले तो शायद बिजनेस ही बंद हो जाए। तो फिर आप लोगों को ट्रू एंड फेयरनेस बता दो कि एक्चुअल रियलिस्टिक फिगर्स एसेट्स वगैरह की क्या हैं। क्लियर हो गया यहां तक? तो ये स्टैंडर्ड है ना, इसकी एक एक्सेप्शन चीज आपको बताई हुई थी, यानी इसका अलग से उसने हेडिंग दे के लिखा हुआ है गोइंग कंसर्न का। अच्छा, अब आप लोगों ने रिपोर्टिंग 1 के अंदर चेंजेस इन इक्विटी पढ़ी थी, स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी। जो फाइनल डिविडेंड होता था वो किस ईयर का रिकॉर्ड करते थे, लास्ट ईयर का, वो करंट ईयर का नहीं लेते थे। ठीक है, एक्चुअली वो IAS 10 नहीं कहा हुआ है, क्योंकि वो कहता है कि रिपोर्टिंग डेट पे वो आपकी लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। देखें, रिपोर्टिंग डेट पे तो फाइनेंशियल आपकी बनी, यानी ईयर एंड आया, 1-2 दिन लगा के फाइनेंशियल बनी। देन आपको होता है डिविडेंड डायरेक्टर ने प्रपोज करना होता है और अप्रूवल उसकी होनी होती है फाइनेंशियल उसमें मीटिंग्स में जाके। तो इसका मतलब ये है कि रिपोर्टिंग डेट पे क्या वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि डिविडेंड देने, नहीं, इसलिए हम उसको रिकॉर्ड नहीं किया करते। वो IAS 10 में उसने उसके बारे में भी बताया हुआ था। तो ये ओवरऑल टोटल था IAS 10। ठीक है, आपका ने कहा था अगर आप ओरिजिनल स्टैंडर्ड देखें तो 2.5 से 3 पेजेस के अंदर ये स्टैंडर्ड खत्म हो गया।
लेकिन अब 37 जो था आपका ने कहा था ये दोनों स्टैंडर्ड मिक्स करके क्वेश्चन आ जाता है, यानी अगर आप पिछले 85 से आज तक के क्वेश्चंस देखें IAS 10 37 के, तो 85 से अगर मैं बात करता हूं तो हार्डली कोई 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें प्योरली IAS 10 हो, वरना 10 37 या खाली 37 इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो स्टडी टेक्स्ट के अंदर ना इसकी एक आधी उसने एग्जांपल आपको दी होगी, यानी वो क्वेश्चन उसने एक आधा दिया होगा जिसके अंदर उसने मल्टीपल इवेंट दे के आपसे कहा होगा बताओ एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है, तो वो आपके पास क्योंकि शॉर्ट फॉर्म एक्सेस होती है तो वो आप लोग फिलहाल ना वहाँ से ट्राई भी कर लीजिएगा। लेकिन आपको ने कहा था मैं पास्ट पेपर उस वक्त तक नहीं करा पाऊंगा जब तक IAS 37 नहीं हो जाएगा, तो इसलिए अब मैं IAS 37 को थोड़ा स्टार्ट करने लगा हूँ ताकि जैसे IAS 37 कंप्लीट हो तो हम सारे इनके क्वेश्चंस पास्ट पेपर के कर सकें। जी यहाँ तक अब कोई पॉइंट है तो पूछ लें, क्लियर है सबको? हाँ जी, अटेंडेंस लगा जी। अब IAS 37 प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टिंजेंट एसेट्स। पहले कभी IAS 10 और 37 आपका ने कहा कंबाइंड स्टैंडर्ड था, IAS 10 में ये सारा कवर होता था, बाद में इन्होंने फिर इसको अलग कर दिया। अच्छा, अब हर स्टैंडर्ड की तरह इसमें भी कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे प्रोविजन के, प्रोविजन क्या चीज है? अब स्टैंडर्ड डिफाइन करता है, कह रहा है प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट ठीक है। प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, कह रहा है प्रोविजन जो है ये आपकी लायबिलिटी होती है। कौन सी लायबिलिटी? ऑफ अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट, ऐसी लायबिलिटी जिसकी टाइमिंग या अमाउंट अनसर्टन हो। अब
फर्ज करें आप लोगों को मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेची और आपको मैंने कहा कि 4 साल की वारंटी है, कोई भी मसला हुआ आना मैं रिपेयर कर दूंगा। आपको मैंने वारंटी कार्ड दे दिया। अब इसका मतलब कॉन्ट्रेक्चुअली मैं बाउंड हूं कि विद इन 4 ईयर अगर कोई मसला हुआ तो मैं आपको रिपेयर करके दूं। ठीक है, लेकिन क्या मुझे पता है कि आप कब आ जाएंगे, खराब होगी ठीक करके दो? क्या आप, मुझे ये पता है कि जब आप आएंगे खराब होगी मेरा खर्चा कितना आएगा? नहीं, लेकिन मेरी ओब्लिगेशन है, अगर 4 साल में आप लोग आगे करके देना पड़ेगा। इसका मतलब ये मेरी लायबिलिटी तो है, लेकिन इसकी टाइमिंग या इसकी अमाउंट अनसर्टेन है। तो अब उसको मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करूंगा? प्रोविजन के नाम से करूंगा। ठीक है। अच्छा, कई स्टूडेंट ना इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि जी प्रोविजन फॉर बैड डेट तो लायबिलिटी नहीं होती। एक्चुअली पुरानी बुक्स में हम वर्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट यूज करते थे, अब उसके लिए वर्ड यूज होता है अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स। ठीक है, उसकी रीजन यही है कि वो लोग कहते हैं कि यार आप इसके साथ प्रोविजन ना लिखो, क्योंकि प्रोविजन बाय डेफिनेशन लायबिलिटी होती है और वो तो लायबिलिटी में लिखते ही नहीं है, वो तो हम डेटर में से माइनस करके लिखा करते हैं। तो इसलिए उसके लिए ना अलाउंसेस फॉर बैड डेट का वर्ड यूज होता है। तो इसलिए इसको उससे मिक्स करने की आपको जरूरत नहीं है। प्रोविजन की डेफिनेशन यही है कि प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। अच्छा, अब इसमें एक टर्म यूज हो गई लायबिलिटी, तो स्टैंडर्ड ने फिर नेक्स्ट डिफाइन किया लायबिलिटी को। अब लायबिलिटीज को डिफाइन करते हैं। कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन arises due to past events and there is expected outflow of resources to settle it. ठीक है, यानी आपको कहता है लायबिलिटी क्या चीज है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ठीक है, अब यहां पे वर्ड उसने यूज किया हुआ है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। एक होता है पॉसिबल ऑब्लिगेशन। पॉसिबल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब? नाम से क्या लग रहा है? आगे कंफर्म नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट यहां पर उसने क्या वर्ड यूज किया है? प्रेजेंट, के करंटली एग्जिस्ट कर रही है, कंफर्म ऑब्लिगेशन है। ठीक है, अराइजेस ड्यू टू पास्ट इवेंट। ठीक है, ये मैंने ना थोड़ा सा डेफिनेशन को सिंप्लीफाई करके लिखा है, अदरवाइज वो ऑब्लिगेटिंग इवेंट का वर्ड यूज करता है। ठीक है, तो कह रहे कि पास्ट इवेंट की वजह से ये आपकी क्रिएट हुई, मतलब पास्ट में आपने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। एंड देयर इज एक्सपेक्टेड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये भी मैंने थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है, स्टैंडर्ड वर्ड यूज करता है एक्सपेक्टेड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इंबॉर्डिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू सेटल इट। तो मैंने इधर लिख दिया कि एक्सपेक्टेड आउटफ्लो रिसोर्सेज टू सेटल इट, कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसको सेटल करने पे आपको कोई अपने रिसोर्सेज का आउटफ्लो करना पड़ेगा, किसी को कोई फायदा पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, आगे इंशाल्लाह जब हम रिपोर्टिंग में पढ़ेंगे IFRS 9, तो उसमें आप देखेंगे वो वर्ड यूज किया करता है पोटेंशियली फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस या पोटेंशियली अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, पोटेंशियली फेवरेबल का मतलब होता है फायदा नजर आए तो काम करो, नुकसान नजर आ रहा है तो ना करो, जबकि पोटेंशियली अनफेवरेबल का मतलब होता है चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, काम आपने करना ही करना है। आप कुछ पूछें? क्या हम प्रोविजन को पॉसिबल ऑब्लिगेशन कैसे? एक्चुअली प्रोविजन की ट्रीटमेंट में आगे जाके हम देखेंगे, तो वहां पे उसने आपको यही कहा है, चूंकि ये लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी के लिए प्रेजेंट होना जरूरी है, सो इसलिए अगर प्रेजेंट है तो प्रोविजन बनेगी, वरना नहीं।
वो आगे हम स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ना डिटेल में, वहां पे आप देखेंगे जहां पे पॉसिबल आएगा वहां पे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे एज अ प्रोविजन। जी यहां तक क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अब यहां पे ऑब्लिगेशन जब उसने यूज की तो नेक्स्ट उसने आपको एक्सप्लेन किया अबाउट ऑब्लिगेशन। अब ऑब्लिगेशन उसने कहा दो तरह की होती है, एक लीगल ऑब्लिगेशन और एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन एंड कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ऐसी ऑब्लिगेशन जो ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है, या कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड होने की जैसा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए। जैसे मैंने आपको वारंटी कार्ड दिया, अब अगर आप फर्ज करें 4 साल के दौरान आ जाएं कि जी रिपेयर करके दो, और मैं आपको मैं तो नहीं करके दे रहा, ठीक है, तो वहां पे ये मेरी लीगल ऑब्लिगेशन थी, कॉन्ट्रेक्चुअली मैं बाउंड हुआ था कि आप लोगों को मैंने वारंटी कार्ड दिया, मतलब इन राइटिंग आपको दिया हुआ है कि जी मैं रिस्पॉन्सिबल हूं इस चीज के लिए। तो लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि लीगल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए। वो किस वजह से होगी? या ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ होगी कि लॉ कोई बना हुआ है उसकी वजह से, तो या फिर आपने किसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है जिसकी वजह से वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। जबकि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि आपकी पास्ट प्रैक्टिस, आपका जो प्रमोशनल मटेरियल, ठीक है, कस्टम ऑफ द बिजनेस की वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए और वो किसी दूसरे बंदे के ज़हन में एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दे कि इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों ने ले ली है, ठीक है। यानी पास्ट प्रैक्टिसेस आपको मैंने कहा है, उसका प्रमोशनल मटेरियल, जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वगैरह होती हैं उनके मुताबिक आप लोग किसी के ज़हन में वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दो कि इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली है, तो वो आपकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन जाती है। मसलन हाँ जी, जो कस्टम या नॉर्म्स वगैरह बिजनेस की होती हैं उसके मुताबिक, फर्ज करें अखबार में मैं ऐड दे रहा हूं 4 साल वारंटी, ठीक है, टेलीविजन पे ऐड चल रही मेरी प्रोडक्ट की 4 साल की वारंटी, शॉप्स पे जगह जगह डिस्प्ले किया हुआ है 4 साल की वारंटी। आप लोगों ने आके चीज खरीदी, मैंने आपको वारंटी कार्ड ही नहीं दिया। अब 2 साल बाद आप आ गए कि जी चीज खराब हो गई, मैं कहूँ वारंटी कार्ड, आपने कहा जी वो तो नहीं दिया, तो मैंने कहा यार जिसका कार्ड होता है उसी की वारंटी होती है, आपके लिए तो है ही नहीं, या आपको तो मैंने वारंटी दी नहीं थी। क्या लीगली मैं बाउंड था कि अब आपको रिपेयर करके दूं? नहीं, क्योंकि मेरी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, आपको मैंने कोई वारंटी कार्ड नहीं दिया, बाकी लोगों को मैं देता हूं। लेकिन अगर आप कंज्यूमर कोर्ट में चले जाते हैं और आप कहते हैं कि जी इसने इतनी एडवर्टीजमेंट वगैरह की हुई थी और इसने मुझे वारंटी कार्ड नहीं दिया, मेरे ज़हन में था विदाउट वारंटी कार्ड ही सबको देता है, तो कोर्ट मुझे इंस्ट्रक्शन देगा कि जिसको रिपेयर करके दो और मुझे करके देनी पड़ेगी। उसकी रीजन क्या है? ऑल्दो मैंने आपको कार्ड नहीं दिया, बट आपके ज़हन में एक्सपेक्टेशन क्या क्रिएट हो गई थी कि यार ये सबको 4 साल की वारंटी दे रहा है तो मुझे भी दी होगी, अगर मुझे कार्ड नहीं दिया तो किसी को भी नहीं देता होगा, 4 साल की वारंटी देता होगा, ठीक है। तो इसलिए वो मेरी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन जानी है, मुझे रिपेयर करके देना पड़ना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन का मतलब है आपकी पास्ट प्रैक्टिसेस, आपका प्रमोशनल मटेरियल, कस्टम या नेचर ऑफ द बिजनेस की वजह से किसी बंदे के ज़हन में एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाए कि इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली है। जैसे हमारे पास होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो हम पास नहीं टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता। अच्छा जी, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट,
no longer profitable for us. हाँ जी, ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड कहता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपको एविडेंस दे रहा होता है कि जब ये कंप्लीट होगा तो इसकी कॉस्ट इसके बेनिफिट से एक्सीड कर गई होगी। ठीक है, यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपको एविडेंस दे कि जब ये कंप्लीट होगा तो इसकी कॉस्ट इसके बेनिफिट से एक्सीड कर गई होगी। देखिए, कॉस्ट बेनिफिट से एक्सीड कर जाए क्या मतलब है कि आप लोगों को लॉस हो गया। तो कहते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट को हम लोग कहते हैं ये आपका ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये क्या होता है, क्या करते हैं, ये तो आगे डिटेल में स्टैंडर्ड शुरू करेंगे तो समझ आएगा। अभी हम इनकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट आपको मैंने कहा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपको एविडेंस देता है कि जब ये कंप्लीट होगा तो इसकी कॉस्ट इसके बेनिफिट से एक्सीड कर गई होगी। सिंपल लफ्जों में लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट कि जो आपको एविडेंस देता है कि अब फ्यूचर में आपको इसकी वजह से नुकसान हो जाना है। नेक्स्ट, रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है चेंज इन इधर स्कोप और मैनर ऑफ बिजनेस चेंज इन इधर स्कोप और मैनर ऑफ बिजनेस। कह रहे चेंज आ जाए, किसमें चेंज आ जाए, या स्कोप में या मैनर ऑफ बिजनेस में। स्कोप का मतलब आप एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन की तरफ चले जाओ। ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब हो जाएगा, कम कर रहे हैं। ठीक है, मसलन फर्ज करें आजकल जैसे हालात कंट्री में हुए हैं, हर चीज महंगी होती जा रही है, तो कई बिजनेसेस की कुछ ब्रांचेस अब लॉस में कन्वर्ट हो गई हैं। तो फिर वो क्या कर रहे हैं, अब क्योंकि प्रोस्पेक्ट्स उनको नजर नहीं आ रहा फ्लोरिश दोबारा होने का, तो अपनी कई ब्रांचेस बंद करते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपने अपना स्कोप चेंज कर दिए। और स्कोप चेंज करने के लिए जब एक्सपेंशन में जाते हैं तो एक्सपेंशन का मतलब ये नहीं होता कि जरूरी आप उसी लाइन ऑफ बिजनेस में रहें, डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकती है। ठीक है, यानी किसी और टाइप ऑफ इंडस्ट्री में भी स्विच कर जाएं तो भी वो आपकी इसमें आ जाती। और मैनर ऑफ बिजनेस का मतलब काम करने के तरीका चेंज हो जाए। मसलन फर्ज करें पहले हमने लोकल मैन्युफैक्चरिंग करते थे और फिर पाकिस्तान में चीजें बेचा करते थे। अब ड्यू टू चीप इंपोर्ट फ्रॉम चाइना मैंने सोचा कि यार अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग बंद करते हैं, चाइना से चीज बनवाते हैं, नाम अपने लिख के ऊपर बेचते हैं। अब कस्टमर को तो मेरी प्रोडक्ट चाहिए ना, अब उसको तो नहीं पता मैंने खुद बनाई कि कहीं और से बनवाई। तो ये क्या किया मैंने, मैनर ऑफ बिजनेस चेंज कर लिया, काम करने का तरीका बदल दिया। तो कहता है कि चेंज आ जाए चाहे स्कोप के अंदर चाहे मैनर ऑफ बिजनेस के अंदर, तो हम कहते हैं ये रीस्ट्रक्चरिंग हुई है। क्या चीज है, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, वो आगे स्टैंडर्ड में जाके पढ़ेंगे। Contingent liabilities. जी, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। अच्छा, इसकी दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन पे आते हैं, कहते हैं पॉसिबल ऑब्लिगेशन। ठीक है, अब पॉसिबल मैंने भी आपको शुरू में बता दिया है,
कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कहता है पॉसिबल ऑब्लिगेशन जिसकी कंफर्मेशन डिपेंड कर रही होती है फ्यूचर के एक या एक से ज्यादा इवेंट्स की अक्रेंस या नॉन अक्रेंस पे, और वो इवेंट आपकी मैनेजमेंट के कंट्रोल में ना हो। ठीक है, यानी कोई भी ऐसी लायबिलिटी जिसकी कंफर्मेशन डिपेंड कर रही है फ्यूचर के एक या एक से ज्यादा इवेंट्स की अक्रेंस या नॉन अक्रेंस पे, और वो इवेंट आपकी मैनेजमेंट के कंट्रोल में ना हो, तो हम कहते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। मसलन मेरे एम्प्लॉइज ने मेरे खिलाफ कोर्ट में जाके केस कर दिया कि सूटेबल वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड करता, हमारी हेल्थ अफेक्ट हो गई है, डैमेजेस दिलवाए जाए। क्या मेरी कंफर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि इनको पैसे देने? नहीं। किस पे डिपेंड कर रहा है? हाँ, कोर्ट के डिसीजन पे। कोर्ट ने कहा जी दो इनको पैसे तो मेरी लायबिलिटी बन जानी, उसने कहा नहीं कोई जरूरत नहीं, तो कोई लायबिलिटी नहीं। तो इसका मतलब वो मेरे लिए क्या है? पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। तो इसको मैं किस हेड में कवर करूंगा? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ने आपको इसकी जो पहली डेफिनेशन दी, उसने कहा कोई भी ऐसी लायबिलिटी जिसकी कंफर्मेशन डिपेंड कर रही हो फ्यूचर के एक या एक से ज्यादा इवेंट की अक्रेंस या नॉन अक्रेंस पे, और वो इवेंट आपके मैनेजमेंट के कंट्रोल में ना हो। अच्छा, अगर फर्ज करें वो एम्प्लॉय मेरे पास ही आ जाता है जी डैमेजेस दें, तो फिर किसने डिसाइड करना है? मैंने। तो फिर मुझे बड़ी अच्छी तरह पता होगा कि मैंने इनको पैसे देने हैं कि नहीं। अगर तो मैंने सोच लिया ना दूंगा इनको, तो फिर वो मेरी कंफर्म लायबिलिटी है, फिर पॉसिबल नहीं है। और अगर मैंने सोच लिया मैं तो इनको कुछ भी नहीं दूंगा, तो फिर लायबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए उसने आपको क्या कह रहा है, वो जो डिसीजन है वो आपके कंट्रोल में ना हो, क्योंकि अगर आपके कंट्रोल में है तो फिर आप बिल्कुल क्लियर होंगे या वो लायबिलिटी है तो या नहीं है। किसी और के कंट्रोल में तो मसला बनता है कि पता नहीं बनती है लायबिलिटी कि नहीं बनती। तो जितने भी लीगल सूट्स वगैरह होते हैं ना, वो सारे हमारे इसी में फॉल कर रहे होते हैं। बाकी इसका आगे क्राइटेरियाज हैं, उनके मुताबिक इनकी ट्रीटमेंट्स चेंज होती हैं कि इनको कैसे रिकॉर्ड करना है, अकाउंट फॉर करना है। अच्छा, ये थी इसकी पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन करने से पहले ये भी नोट ना कीजिएगा, ये बाद में जरूरत पड़ेगी। अभी सिर्फ मैंने अगली डेफिनेशन क्लियर करनी, उसके लिए मैं यहां लिखने लगा हूं। recognition criteria of provision। ठीक है, recognition criteria of provision। स्टैंडर्ड कहता है ये कुछ क्राइटेरिया अगर ये फुलफिल हो जाए तो फिर आप प्रोविजन रिकॉर्ड किया करो। नंबर 1 प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, नंबर 2 एक्सपेक्टेड आउटफ्लो हो, और नंबर 3 रिलायबल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कहता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो। ठीक है, अब प्रोविजन के अंदर हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि आपकी लायबिलिटी, और लायबिलिटी में क्या पढ़ा था कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो। तो इसलिए उसने कहा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो और एक्सपेक्टेड हो कि इस पे आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा, और रिलायबल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट भी हो कि कितना होगा, तो प्रोविजन रिकॉर्ड किया करो। ठीक है, ये क्राइटेरिया प्रोविजन रिकॉर्ड करने का। अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसकी हमने सेकंड डेफिनेशन कवर करनी थी। देखिए, पहले में मैंने इधर क्या वर्ड यूज किया था, कौन सी ऑब्लिगेशन होती है? पॉसिबल। अब इसकी सेकंड डेफिनेशन पे आ रहा हूं। कहते हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन थी,
लेकिन आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन थी लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों नहीं किया? कहता है या तो एक्सपेक्टेड आउटफ्लो नहीं था, तो या फिर रिलायबल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट नहीं था। क्योंकि ये तीनों पूरी होंगी तो प्रोविजन है, और इनमें से कोई एक भी ड्रॉप हो गई तो प्रोविजन के तौर पे रिकॉर्ड नहीं हो सकती, ठीक है। तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की उसने सेकंड डेफिनेशन क्या दी कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन थी बट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की। रीजन ये थी या एक्सपेक्टेड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स नहीं था, तो या फिर रिलायबल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट नहीं था। डिस्क्लोज करेंगे हाँ, वो तो आगे ट्रीटमेंट्स वगैरह में पढ़ेंगे बाद में जाकर। Contingent assets, अब कॉन्टिंजेंट एसेट और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, इनकी डेफिनेशन तकरीबन सेम ही है जो पहली वाली अभी आपने पढ़ी थी ना, बस फर्क ये है कि लायबिलिटी की जगह एसेट का वर्ड यूज कर देना। देखें, लायबिलिटी के लिए मैंने क्या कहा था, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, यानी एक ऐसी लायबिलिटी जिसकी कंफर्मेशन डिपेंड कर रही हो फ्यूचर के एक या एक से ज्यादा इवेंट की अकरेंस या नॉन अकरेंस पे, और वो मैनेजमेंट के कंट्रोल में ना हो। अब कॉन्टिंजेंट एसेट वो कहता है ऐसा एसेट जिसकी कंफर्मेशन डिपेंड कर रही है फ्यूचर के एक या एक से ज्यादा इवेंट की अकरेंस या नॉन अकरेंस पे, और वो इवेंट मैनेजमेंट के कंट्रोल में ना हो, ठीक है। मतलब उधर हमने क्या कहा, लायबिलिटी जिसकी कंफर्मेशन फ्यूचर पे डिपेंड कर रही, इधर हमने कहा एसेट है जिसकी कंफर्मेशन, तो बस लायबिलिटी की जगह एसेट का वर्ड यूज हुआ, बाकी सारा कुछ वही। मसलन अभी लायबिलिटी के लिए मैंने आपको क्या कहा था, मेरे इंप्लॉइज ने मेरे खिलाफ केस कर दिया कि जी डैमेजेस दिलवाए जाएं। अब वो मेरे लिए क्या था, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी थी ना, शायद पैसे देने पड़ जाएं शायद नहीं। यही चीज उन इंप्लॉइज के लिए क्या है, कॉन्टिंजेंट एसेट, शायद हमें पैसे मिल जाएं शायद ना ही मिले, ठीक है। तो इसलिए एक पार्टी के लिए अगर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है तो किसी दूसरे के लिए कॉन्टिंजेंट एसेट बन रहा होता है, ठीक है। तो ये आज इसकी जो 6-7 डेफिनेशंस थी वो मैंने कंप्लीट की हैं। कल इंशाल्लाह स्टैंडर्ड को आगे डिटेल में डिस्कस करना शुरू करेंगे। थैंक यू।